अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 और उसके अंदर लेक्चर नंबर 6 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसके अंदर हमने बेसिक डेफिनेशंस कुछ देखनी है, जैसे कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन और सोल्यूशन। ये कुछ डेफिनेशंस है जो हमने डिस्कस करनी है और इनके कॉन्सेप्ट्स के मुतालिक देखना है। तो आज हम सिर्फ 3 डेफिनेशन देखेंगे और नेक्स्ट जो 3 डेफिनेशंस है वो अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो फिर उसके बाद हम इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है जी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंथैल्पी क्या होती है। हमने इंथैल्पी जो है पीछे भी टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है कि इंथैल्पी क्या होता है। तो पिछले टॉपिक के अंदर भी हमने कहा था कि इंथैल्पी क्या होता है, हीट कंटेंट होता है। क्या चीज़? सिंपली हीट कंटेंट किसी भी सब्सटेंस का जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी कहते हैं। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किस चीज़ पर डिपेंड करता है वो हमने देखना है। तो हमारे पास 2 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और दूसरा जो होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। तो हमारे पास 2 टाइप्स के रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंथैल्पी जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अंदर किस तरह अफेक्ट करती है ये हम देखते हैं। तो हमारे पास कोई भी रिएक्शन होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट्स जो है, क्या चीज़? रिएक्टेंट्स वो मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसे ही होता है, मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होता है उसके अंदर भी सेम टू सेम ही होगा, मतलब रिएक्टेंट्स जो हैं वो हर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो अब होता क्या है बेसिकली, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के अंदर इंथैल्पी कैसे अफेक्ट करती है? इंथैल्पी मतलब हीट कंटेंट। तो हमारे पास होता क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसकी हीट कंटेंट, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है। तो उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो रिएक्टेंट है ना उसका जो हीट कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। ठीक है जी, क्या होता है? ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये जो एक्सोथर्मिक है हीट कंटेंट कितना है? 100 है, और जो प्रोडक्ट है उसका हीट कंटेंट क्या है? कम है, मतलब 50 है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि 100 और 50 है। अब रिएक्टेंट जो है इसका जो हीट कंटेंट है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट जो है उसका हीट कंटेंट क्या है? कम है। यानी रिएक्टेंट की इंथैल्पी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की इंथैल्पी कम है। तो जैसे ही रिएक्शन कैरी आउट होगा, रिएक्शन आगे चलेगा, तो क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। तो ज़्यादा हीट कंटेंट वाले कम हीट कंटेंट के अंदर जा रहे हैं। तो जब ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं तो जो बाकी चीज़ है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी। तो अगर 100 से 50 के अंदर जा रहे हैं तो 50 जो है वो सराउंडिंग के अंदर बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर निकल जाएगी। तो यहां से जो है वो हीट क्या है? इवॉल्व हो रही है। क्लियर हो जाएगी बात? यहां से हीट क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। तो रिएक्टेंट का अगर हीट कंटेंट ज्यादा होता है प्रोडक्ट से, तो जब रिएक्शन कैरी आउट हो रहा होता है तो क्या होता है कि वहां से हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है, और उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है जी। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है उसका जो हीट कंटेंट है लेट्स से 50 है और प्रोडक्ट का हीट कंटेंट क्या है? 100 है। तो यहां पर क्या होता है कि प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज्यादा होता है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा होती है। तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से अब क्या होगा कि यहाँ पर बाहर से कुछ हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी ताकि हीट कंटेंट जो है वो ज़्यादा हो सके, क्योंकि रिएक्टेंट के पास तो 50 वाला हीट कंटेंट है। तो अगर 100 के अंदर कन्वर्ट करना है तो बाहर से हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 50 अपनी तरफ से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर सारी चीज़ें लिख रहा हूँ, 50, 100 वगैरह। तो आपने इससे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है जस्ट। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं? 50 बाहर से इस सिस्टम को दे रहा हूं। ठीक है जी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को दे रहा हूं, तो जिसकी वजह से अब हीट जो है वो क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप हीट कंटेंट यानी इंथैल्पी की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं? इसको डिस्कस कर सकते हैं या डील कर सकते हैं।
ठीक है जी, मतलब जिसका इंथाल्पी या हीट कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है रिएक्टेंट के अंदर, तो जैसे ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी तो हीट इवॉल्व होगी, और अगर रिएक्टेंट का कम है तो वो बाहर से एब्जॉर्ब करके ज़्यादा करेगा, प्रोडक्ट के इक्वल करेगा। ठीक है जी, तो जैसे ही वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा तो मतलब बाहर से वो एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था जस्ट कॉन्सेप्ट इंथाल्पी के बारे में, तो उसने 2-4 लाइनें जो है वो शुरू में लिख दी है, तो वो आपने देख लेनी है इसके बारे में कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मेन जो टॉपिक है वो क्या है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये हमने देखना है। ठीक है जी, तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो हम देखते हैं। पहला जो हमारे पास टॉपिक है या जो हेडिंग है वो क्या है, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये हमने देखना है। तो बेसिकली होता क्या है, अब रिएक्शन के अंदर इंथाल्पी को हमने देखना है। ठीक है जी, किसके अंदर देखना है, रिएक्शन के अंदर। जैसे जैसे नाम आते जाएंगे आपने वैसे ही डेफिनेशन को क्या करते जाना है, मॉड्यूल करते जाना है, मॉडिफाई करते जाना है। जैसे रिएक्शन की इंथाल्पी है, मतलब रिएक्शन के बारे में डिस्कस करना है। फॉर्मेशन मतलब किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन करेंगे। एटमाइजेशन मतलब एटम के अंदर कन्वर्ट करना है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे। कंबशन मतलब किसी चीज को जलाना है। फिर उसके बाद सोल्यूशन मतलब किसी भी चीज का सोल्यूशन बनाना है। तो ये सारी चीजें नाम से ही आपने क्या करना है, उसको डील करते जाना है। तो इसके अंदर हमने 5 जो चीजें हैं बेसिक, या 6 चीजें जो है वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो है वो क्या करनी है, डेफिनेशन। ठीक है जी, सबसे पहले हर चीज की मतलब जो भी आ जाएगा उसके अंदर डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन के बाद सिंबल देखना है कि ये किस चीज से डिनोट होता है, किस चीज से जाहिर किया जाता है इसको। फिर उसके बाद इसका यूनिट। ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है 2 चीजें जो है वो सिर्फ इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन और इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर आप बताएंगे। अगले वाले के अंदर अगर आप बताना चाहते हैं तो बता दें, नहीं बताना चाहते तो ना बताएं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड स्टेट्स। ठीक है जी, स्टैंडर्ड स्टेट्स आपने बतानी है ऑफ सब्सटेंसेस, और फिर उसके बाद एसटीपी स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है वो बतानी है। ठीक है जी, और लास्ट में जो है हमारे पास क्या आ जाएगा कि एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल जो है आपने हर एक की बता देनी है। तो क्या क्या चीजें हर एक के अंदर बतानी है, जितने भी हम डिस्कस करेंगे आगे तो सारों के अंदर आपने क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है, फिर उसका सिंबल बताना है, फिर उसके यूनिट बताना है, देन उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस बतानी है कि जो सब्सटेंसेस है वो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होनी चाहिए। फिर एसटीपी बताना है, मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल जो है उसकी कोड करनी है आपने। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसकी क्या देख लेते हैं, डेफिनेशन। कि डेफिनेशन क्या है इसकी, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन के अंदर जो हीट जो है उसका हमने ताल्लुक पढ़ना है। तो होता क्या है बेसिकली कि कोई भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है जी, H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। लेकिन इसमें इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे। तो अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है जी, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके अंदर हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। दोबारा सुन ले कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है या बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो है उसके अंदर जब रिएक्टेंट्स जो है मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो हीट इवॉल्व हो रही है या जो एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद इसका सिंबल जो है वो क्या है हमारे पास, डेल्टा H, और फिर उसके बाद इसका यूनिट जो है, सारों का यूनिट जो है वो सेम होगा, किलो जूल पर मोल, क्योंकि सारी जो है एनर्जी के अंदर हम मतलब मेजर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सारों का यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मोल। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस होनी चाहिए, मतलब जो भी हम यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो सारे जो है वो स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होने चाहिए। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो है बेसिकली
क्या होती है, वो गैसियस फॉर्म के अंदर होती है। तो जब आपने इसको यूज करना है तो वो गैसियस फॉर्म के अंदर ही आपने यूज करना है, ना कि किसी लिक्विड या सॉलिड फॉर्म के अंदर आप यूज करेंगे। ठीक है जी। तो आगे हमारे पास क्या है, एसटीपी। तो एसटीपी क्या होता है कि मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आपने इस रिएक्शन के अंदर देना है। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब रूम टेम्परेचर होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो प्रेशर होता है वो एक एटमॉस्फेयर जो आपने प्रेशर देना है। ठीक है जी। लास्ट में जो है आपने क्या करनी है, एक एग्जाम्पल लिख देनी है। जैसे कि अब ये एग्जाम्पल लिख दी है, तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या होगी, डेल्टा एच जो है वो इक्वल होती है -285 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये है वाटर की जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कह देंगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है क्या चीज, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है ये हम देख लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है कि फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ, अब सबसे पहले हमने क्या देखनी है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हम कर लेते हैं पहले कि फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन नाम से जाहिर है क्योंकि फॉर्मेशन होनी है, तो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड बनाना है लेकिन किस चीज से बनाना है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ठीक है जी। उसके अपने एलिमेंट से क्या बनाना है, 1 मोल कंपाउंड बनाना है। तो उसके लिए जो एनर्जी जो है इवॉल्व होगी उसके दौरान या एब्जॉर्ब होगी, दोनों केसेस हो सकते हैं कि या तो हीट जो है वो इवॉल्व हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है जी। तो फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, और उसके अंदर जो हीट इवॉल्व हो रही है या जो एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। फिर उसके बाद इसका जो सिंबल होता है, नाम से ही जाहिर है कि इसका सिंबल क्या होगा, डेल्टा एच एफ आ जाएगा, स्मॉल एफ। ठीक है जी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। फिर उसके बाद इसका जो यूनिट होता है किलो जूल पर मोल होता है। इसके अंदर भी आपने दो जो आगे मतलब मेन पॉइंट्स, अलग से जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस होने चाहिए और एसटीपी जो है कंडीशन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वाली कंडीशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी एग्जांपल बता देनी है। तो एग्जांपल आप याद कर लेना या इधर से देख लें कि Mg है। ठीक है जी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हाफ जो मॉलिक्यूल है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसके अपने एलिमेंट यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से ही बन रहा है, तो इसकी जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो कितनी होती है, -692 जो है किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। फिर उसके बाद है जी हमारे पास इंथैल्पी ऑफ, हमने क्या देखना है, एटमाइजेशन देखना है। तो आज जो है हम 3 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम क्या देखेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन और सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो आगे हमारे पास क्या है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, डेफिनेशन, फिर सिंबल, फिर यूनिट, वो सारी चीजें सेम ऑर्डर के अंदर आपने लेके चलनी है। तो सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन। अब एटमाइजेशन नाम से जाहिर है कि एटम के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आपको समझ दिलाने के लिए एक है ना मतलब कर देता हूँ कि एलिमेंट को हमने क्या करना है, एलिमेंट फॉर्म को एटम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। क्या चीज, एलिमेंट फॉर्म जो होती है, जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन जो है, क्या चीज, हाइड्रोजन, उसकी एलिमेंट फॉर्म क्या होती है, H2, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो वो जो H2 है मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है, जो आम एलिमेंट फॉर्म है, तो उसको हमने क्या करना है, गैसियस एटम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी। मतलब जो एलिमेंट फॉर्म है, चाहे मॉलिक्यूलर है चाहे जिस तरह मर्जी है, तो उसको हमने क्या करना है, एलिमेंट फॉर्म को हमने गैसियस एटम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। और उस गैसियस एटम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, इसके अंदर सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं होता कि जिसकी वजह से एनर्जी इवॉल्व हो। तो इसीलिए क्या होता है कि एलिमेंट फॉर्म को गैसियस एटम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है या जो एब्जॉर्ब होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात।
कि एलिमेंट फॉर्म जो होती है किसी भी कंपाउंड की, उसको हमने गैसेस एटम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है और उसके अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। और उसके अंदर फिर आपने क्या करना है, सिंबल बताना है। तो सिंबल क्या होता है, नाम से जाहिर है डेल्टा एच, और एटमाइजेशन के लिए एटी आ जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसका यूनिट किलो जूल पर मोल ही इसका यूनिट होगा। फिर आपने ये जो दो कंडीशंस है ये आपने लिखनी है, चाहे नहीं लिखनी, पहले दो के अंदर आपने मस्ट लिखनी है, ठीक है जी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और फॉर्मेशन के अंदर आपने मस्ट लिखनी है, आगे आपने लिखनी है या नहीं लिखनी वो आपकी मर्जी है। कि स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस को हमने यूज़ करना है, मतलब अगर ये गैसेस स्टेट के अंदर है तो गैसेस स्टेट के अंदर ही यूज़ करना है, आपने इसको लिक्विड या सॉलिड के अंदर यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर रखना है, ये तो सारों के अंदर रखना होगा, आगे भी जो हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसकी क्या आ जाती है, एग्जाम्पल आ जाती है। तो हाइड्रोजन को ही हम क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो H2 को हमने क्या करना है, इसकी एलिमेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, और इसके लिए जो डेल्टा एच एटमाइजेशन जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 218 जो है प्लस का किलो जूल पर मोल, क्योंकि ये जो है एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अभी मैंने कहा था कि इसके अंदर सिर्फ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इवॉल्व नहीं होती, इवॉल्व का केस होता ही नहीं है। ऊपर वाले जो दो केसेस है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उसके अंदर एब्जॉर्ब भी हो सकती है या इवॉल्व भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा रिएक्शन है। लेकिन इसके अंदर एटमाइजेशन के अंदर हमेशा ही क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, चाहे जिस मर्जी एलिमेंट को हम एटम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमने आज जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो सबसे पहले हमने इंथैल्पी को देखा है कि इंथैल्पी क्या होता है, हीट कंटेंट होता है। फिर उसके बाद एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को इंथैल्पी की मदद से हमने हल करने की कोशिश की है कि कैसे होगा कि अगर रिएक्टेंट की हीट कंटेंट ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से तो हीट जो है वो इवॉल्व होगी, तो एक्सोथर्मिक, ठीक है जी। और एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, रिएक्टेंट की हीट कंटेंट जो है प्रोडक्ट से कम होगा, तो बाहर से ज़्यादा आएगा ताकि प्रोडक्ट का ज़्यादा हो सके, ठीक है जी। तो इसलिए जब हीट बाहर से अब्जॉर्ब हो रही है तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके बाद है जी हमारे पास कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तीनों चीज़ों के अंदर आपने तीनों डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, ठीक है जी। वो डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है कि कैसे करनी है। फिर उसके बाद है जी सिंबल, फिर उसके बाद इसका यूनिट लिखना है और ये दो कंडीशंस लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी एग्जांपल देनी है। तो ये था हमारे पास तीन टॉपिक्स या जो तीन डेफिनेशन हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट जो हमने देखना है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को देखना है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को देखना है, वो जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।